बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं शिखर सम्मेलन भारत का बजट। देश के विकास को गति देने के लिए कितना बेहतरीन है ये बजट, या फिर कुछ और इसमें करना बाकी है, इस पर लगातार चर्चा जारी है। और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच अब जो अगले सेशन के गेस्ट होने वाले हैं, शिवराज सिंह चौहान हमारे बीच मौजूद है। जोरदार तालियों के साथ केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का हम स्वागत करते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, मामा के रूप में अपनी पहचान बनाई, मध्य प्रदेश की जनता के दिल पर राज किया। सर, बहुत स्वागत है, आप प्लीज मंच पर आइए। और साथ ही मैं रिक्वेस्ट करूंगी रोहित सिंह सावल जी से, आप प्लीज मंच पर आइए। और शिवराज सिंह चौहान जी की पॉपुलैरिटी का अंदाजा तो इसी बात से लगाया जा सकता है कि जो जीत का मार्जिन था वो 8 लाख से भी ज्यादा का था। जोरदार तालियों के साथ सर आपका बहुत स्वागत है। ओवर टू यू रोहित जी। नमस्कार, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रोहित सिंह सावल और भारत का बजट और एबीपी न्यूज के इस शिखर सम्मेलन के इस सत्र में हमारे साथ देश के कृषि मंत्री, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। शिवराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज में। धन्यवाद रोहित जी। तो शिवराज जी, आप मध्य प्रदेश में 17 साल बतौर मुख्यमंत्री आपने सेवाएं दी। दिल्ली में है, भोपाल में तो खूब बारिश हो रही है, दिल्ली में बहुत उमस है, तो दिल्ली का मौसम कैसा लग रहा है आपको? दिल्ली देश का दिल है और दिल तो दिल ही रहता है, ये धड़कता है तो देश चलता है। लेकिन मैं एक निवेदन करूं, स्थान कौन सा है, मौसम कैसा है, इससे मैं अप्रभावित रहता हूं। मेरे सामने रहता है केवल अपना लक्ष्य। स्थान कोई भी हो, परिस्थितियां कोई भी हो, उससे अप्रभावित रहते हुए जो दिया गया काम है उसको कैसे बेहतर करें, उसमें इतने मशगूल हो जाते हैं कि ना तो बारिश याद रहती है और ना उमस। लेकिन शिवराज जी, 17 साल की आदत रहती है कि दिल और दिमाग एक जगह का आदी हो जाता है, वो एक परिवार, एक माहौल। आदि तो जिसको आदत लगती है वो होता है। जो काम करते हैं जी, वो तो कोई भी स्थान हो और कोई भी परिस्थितियां हो। ये अलग बात है कि भोपाल में मेरा बचपन गुजरा, मध्य प्रदेश में बचपन से मैंने सार्वजनिक जीवन प्रारंभ किया और पूरा प्रदेश ही परिवार है, लेकिन देश भी तो अपना ही परिवार है। जी शिवराज जी, बजट आया है और बतौर कृषि मंत्री इस देश के किसानों को इस बजट से बहुत उम्मीद थी और किसान इस देश का आपकी तरफ देख रहा है। कृषि क्षेत्र को आपको क्या लगता है, इस बजट में जो उम्मीदें थी, क्या वो उम्मीदें पूरी हो पाई या उन उम्मीदों को पूरा करता हुआ ये बजट दिख रहा है? मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं और वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूं। ये बजट विकसित भारत की नींव रखने का बजट है, जो 2047 का संकल्प है प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। जी, जहां तक कृषि क्षेत्र का सवाल है, अगर इस बजट में आप देखेंगे, मैं आज अभी विस्तार से विश्लेषण नहीं कर रहा, लेकिन न केवल आज की समस्याओं का बल्कि भविष्य की खेती कैसी हो और हमारी धरती आने वाली पीढ़ियों के रहने लायक भी बची रहे, विशेषकर खेती के मामले में, उस पर भी इसमें ध्यान दिया गया है। देखिए, 6 चीजें मैं मानता हूं जिनको एड्रेस करना चाहिए। एक, उत्पादन बढ़ना चाहिए। आप देख रहे हैं देश की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पिछले वर्षों से जो प्रयास हो रहा है, आज हम खाद्यान्न के मामले में कम से कम आत्मनिर्भर हैं। जी, लेकिन इस बजट में जो एक विशेष बात कही गई है कि हम अनाज, फल और सब्जियों की 109 नई किस्में जारी करेंगे जिन पर मौसम का असर नहीं पड़ेगा। जी, अगर बढ़ता हुआ तापमान है तो भी उत्पादन बढ़ेगा, जिनमें कम पानी लगेगा। तो ये कोई भविष्य को ध्यान में रखकर ही फैसला कर सकता है, उसके लिए पर्याप्त प्रावधान किया गया है। फिर आप देखेंगे उत्पादन की लागत घटे, उसके प्रयत्न इस बजट में किए गए हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए 60,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। तीसरी चीज होती है कि किसान को ठीक दाम मिले। आप जानते हैं अभी कुछ दिन पहले ही 14 फसलें खरीफ की थी
उनका एमएसपी जारी हुआ है और एमएसपी भी केवल मनमर्जी से नहीं, उत्पादन की लागत पर 50% प्रॉफिट देके एमएसपी जारी किया है। तो एमएसपी के लिए पर्याप्त प्रावधान है इस बजट में। फिर प्राकृतिक आपदा में अगर फसल खराब हो जाए जी तो उसकी भरपाई होनी चाहिए किसान के लिए जी। तो फसल बीमा योजना के लिए, उसके प्रीमियम के लिए इस बजट में पर्याप्त प्रावधान है। और अगर मैं ये कहूं कि भविष्य की दृष्टि से जो इसमें बात कही गई है प्राकृतिक खेती की और फसलों के विविधीकरण की, परंपरागत फसलों के बजाय हम कैश क्रॉप, किसान को ज्यादा लाभ देने वाली फसलें भी, और उन फसलों पर भी ध्यान जिसकी हमारे यहाँ कमी है और जिसको हम इंपोर्ट करते हैं, जैसे दलहन और तिलहन, तो उस पर भी विशेष ध्यान दिया गया है जी। तो मैं मानता हूं कि यह बजट एक संपूर्ण बजट है किसानों के लिए। शिवराज जी, दो सवाल है मेरे। सवाल ये कि आप लोग, आपकी सरकार या आपका संगठन ये लगातार ये बात कहता रहा कि किसानों की आय दोगुनी होनी चाहिए, वो तो हुई नहीं, ये एक बड़ा सवाल। इसके साथ मैं एक और बात जोड़ना चाहूंगा। इस देश के जितने नेता हैं, जो मैं कहूंगा कि एक खास पीढ़ी के नेता, वो हमेशा, जब भी मैं उनको किसी रैली के मंच से सुनता हूं, ये कहते हैं कि मैं किसान का बेटा हूं, मैं किसान का बेटा हूं। लेकिन वो किसान का बेटा जब विधायक बन जाता है, जब मंत्री बन जाता है, मुख्यमंत्री बन जाता है, सांसद बन जाता है, तो ये भूल जाता है। तो किसान की आय दोगुनी करने की जो बात है वो सिर्फ बातों में रह जाती है। एक पीड़ा का विषय, इस पर आपका क्या कहना है? एक तो मैं ये कहूं कि यह बात बिल्कुल गलत है कि किसानों की आय नहीं बढ़ी। कहीं कहीं परिस्थितियां हो सकती है, कोई प्राकृतिक आपदा आई, कहीं और परिस्थिति पैदा हो गई, वहां की मैं बात नहीं करता। लेकिन किसानों की आय पिछले 10 साल में निश्चित तौर पर बढ़ी है और कई जगह जहां अलग अलग फसलें पैदा करते हैं, हॉर्टिकल्चर की और दूसरी फसलें, कई जगह आमदनी दुगनी भी हुई है। यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं। ऐसा नहीं कि कोई प्रयास ही नहीं हुए, एक नहीं अनेकों प्रयास किए गए। अब आप देखेंगे हमारे यहाँ हॉर्टिकल्चर का क्षेत्र लगातार बढ़ रहा है, उत्पादन लगातार बढ़ रहा है, एमएसपी हम जो दे रहे हैं उस पर ठीक दाम मिल रहा है। और इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसे उपाय किए गए हैं। कम ब्याज पर किसान को कर्ज दिया जाता है। एक जमाना था जब हम देखते थे कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी, 17-17, 18-18% ब्याज पे किसानों को कर्ज दिया जाता था। अब किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप जानते हैं केवल 7%, और उसमें भी समय पर वो चुकाता है तो 3% और उसको ब्याज नहीं देना पड़ता जी। सरकार ब्याज भरने का काम करती है। एक नहीं अनेकों उपाय किए गए हैं। हाँ, मैं ये मानता हूं कि लगातार निरंतर और काम करते रहने की आवश्यकता है और उसके लिए अगर हमारी रणनीति है। देखिए, मैं एक बात अंतरात्मा से कहना चाहता हूं कि हमारे लिए, हम सब जानते हैं, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा। किसानों की सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा है और इसलिए मैं फिर कहूंगा हमारी रणनीति है उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन की लागत घटाना, उत्पादन के ठीक दाम देना, प्राकृतिक आपदा में फसल खराब हो जाए तो उसकी भरपाई करना, कृषि का विविधीकरण और प्राकृतिक खेती। ये इसलिए बहुत जरूरी है कि हम जानते हैं कि अधिक केमिकल और फर्टिलाइजर के उपयोग के कारण जो हमारा खाद्यान्न है उसको खाने का असर मानव शरीर पर भी क्या हो रहा है, नंबर 1 जी। और केवल मनुष्य के शरीर को खतरा नहीं है, धरती का स्वास्थ्य, सॉइल हेल्थ कितनी खराब हो रही है। अगर यही क्रम जारी रहा तो आने वाले समय में बड़ा संकट आएगा आने वाली पीढ़ियों पर। इसलिए भविष्य का ध्यान, उत्पादन ना घटे, उत्पादन बढ़ाते हुए, किसानों की आय बढ़ाते हुए हमको प्राकृतिक खेती की तरफ जाना ही पड़ेगा। रोहित, ठीक है, प्राकृतिक खेती की बात आपने की और बड़ा अच्छा ये कदम है, बिल्कुल प्राकृतिक खेती की तरफ जाना चाहिए। लेकिन एक विषय और है शिवराज जी, किसान सम्मान निधि। किसानों को उम्मीद थी कि बजट में किसान सम्मान निधि बढ़ेगी और उम्मीद की कई वजह थी और एक वजह और भी थी। मध्य प्रदेश में आप मुख्यमंत्री थे, किसान सम्मान निधि के साथ संभवतः, अगर मुझे ठीक से याद हो तो, किसान कल्याण निधि के जरिए भी उनको एक और प्रोत्साहन राशि दी जाती थी। तो खैर, लेकिन अब केंद्र में भी किसान चाहता कि किसान सम्मान निधि बढ़े, क्योंकि खेती किसानी अब उतना फायदे का सौदा तो नहीं रहा शिवराज जी, तो आप भी मानते हैं? नहीं, मैं ये नहीं मानता कि फायदे का सौदा नहीं है जी। मैं फिर कहता हूं कि पिछले वर्षों में जो प्रयास किए गए हैं उनके परिणाम आए हैं।
और किसान सम्मान निधि के रूप में किसानों को 3,24,000 करोड़ रुपए की राशि उनके खाते में डाली गई है। आप जानते हैं एक बार कर्जा माफी की बात हुई थी, कांग्रेस ने की थी केवल 60,000 करोड़ की, तो 60,000 करोड़ से ज्यादा तो हर साल हम डाल रहे हैं। लेकिन उस केवल एक उपाय किसान सम्मान निधि नहीं है, उसके अलावा जो उपाय किए गए हैं अलग अलग, उनके कारण भी किसानों की आय बढ़ी है। शिवराज जी, आपने जो बात कही इससे पहले कि प्राकृतिक खेती की आपने बात की, देखिए देश के करोड़ों युवा, करोड़ों किसान आपको इस वक्त सुन रहे हैं, लाइव सुन रहे हैं बीपी न्यूज पर। सवाल यह है कि हम प्रोत्साहित करते हैं लोगों को, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, किसी और फील्ड में जाए, आईटी की फील्ड में जाए, फैशन में जाए, मीडिया में जाए, लेकिन इस देश का नौजवान किसानी की तरफ बढ़े, खेती की तरफ बढ़े, इस दिशा में शिवराज सिंह चौहान क्या नवाचार करेंगे, क्या नया कदम उठाएंगे जिसकी जरूरत है इस देश को? अब भाषणों में तो ये बात होती रही, लेकिन ये देश देखना चाहता है कि कोई ग्रेजुएट निकला है, कोई पोस्ट ग्रेजुएट निकला, कोई विदेश से पढ़कर आ रहा है और वो खेती पर जा रहा है। ऐसे उदाहरण है लेकिन बड़े कम। हाँ, मैं वही कह रहा था कि ऐसा नहीं है कि नहीं जा रहे, सब कुछ छोड़ के कई, एक नहीं हजारों नौजवान ऐसे जो कृषि की तरफ आकर्षित हुए गए हैं, वह नवाचार कर रहे हैं और उत्पादन के और आय के नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। हमको ये क्रम निरंतर जारी रखना पड़ेगा। आप कल के बजट में अगर देखेंगे तो डीपीआई के माध्यम से भी किसान को और कैसे सुविधाएं हम कम से कम समय में पहुंचा सकें जी, इसके भी प्रयास किए गए। और सबसे बड़ी चीज है नवाचार। हमारे यहाँ जो शोध और अनुसंधान है, पिछले वर्षों में उस पर बहुत कम खर्चा हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बनने के बाद लगातार हम रिसर्च पर जोर दे रहे हैं। और आप जानते हैं कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद इस काम में निरंतर लगी हुई है। और मैं जो 109 नई किस्मों की बात कर रहा हूं, जिसमें हार्टिकल्चर की भी किस्में हैं जी, जिसमें अनाजों की भी किस्में हैं, फल की, सब्जियों की, उन किस्मों को जो हम जारी कर रहे हैं 109 का, उसमें उत्पादन बढ़ाना और रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करना ताकि खराब ना हो, ये उपाय भी किए गए। तो निरंतर एक काम हमको और करना है जो हुआ है, मैं नहीं कहता कि बिल्कुल नहीं हुआ, और वो ये है कि अकेली खेती नहीं, खेती मतलब केवल अनाज की खेती नहीं, हमको कई चीजें एक साथ जोड़नी पड़ेगी, उस पर हम काम कर रहे हैं। जैसे खेती के अलावा पशुपालन, डेयरी, एनिमल हस्बेंड्री हो, फिशरीज हो, गोटरी हो, कृषि वानिकी हो, मधुमक्खी पालन हो, एक नहीं अनेकों चीजें हैं, डाइवर्सिफाई करना होगा, आपका कहना है। वो हमको करना पड़ेगा। एक दूसरे, हमने किसान उत्पादक संगठन एफपीओज बनाए हैं, लगभग 8,975 एफपीओज बने हैं। मैं नहीं कहता कि सबके सब सफल हो गए, क्योंकि कृषि का जोत का जो आकार है हमारे यहाँ काफी कम है। तो इंडिविजुअल किसान अगर काम करता है तो उतने पैसा लगाने के लिए कई बार उसके पास नहीं होते। फिर वो जो चीज बनाता है उसकी मार्केटिंग, उसकी ब्रांडिंग, उसकी पैकेजिंग, उसमें उसको दिक्कत आती है। तो एफपीओज के आंदोलन को हम और बल देंगे। और तीसरी प्रमुख बात जो मुझे लगती है, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर, इसको एक साथ रख के सोचने की जरूरत है और उस दिशा में काम भी हुए हैं। नीति आयोग माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में कोऑर्डिनेट भी करता है, लेकिन इसको और बेटर ढंग से हम कैसे एक साथ मिलकर हम विचार करें, सब सेक्टर्स जो कृषि से संबंधित है, तो मुझे लगता है कि लाभ और बढ़ेगा। शिवराज, युवा और मुझे दूसरे सवालों पर भी आना, लेकिन इसी से जुड़ा एक और सवाल है मेरा, जो सवाल मुझे लगता है कि इस देश के आम जनमानस में भी, जैसे हम लोगों की पीढ़ी, मैं भी किसान परिवार से आता हूं, लेकिन घर वालों ने कहा पढ़ो और यहां से निकलो, नौकरी करो। ये जो सोच है शिवराज सिंह चौहान की, ये सोच आप समझते हैं, ये कोई छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। आपके पास जमीन है, लेकिन फिर भी आपका परिवार चाहता है आप दिल्ली जाए, बड़े महानगरों में जाए, वहां जाके नौकरी करें, क्योंकि उन्होंने वो स्थितियां देखी हैं, खेती किसानी की वो स्थिति देखी है। लेकिन ये सोच में, इस सोच में जो परिवर्तन आप लाए बतौर कृषि मंत्री, उसके लिए क्या समय सीमा होगी? क्योंकि हमने आपके काम करने का तरीका देखा, आप लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उसको टच भी करते हैं। एक तो मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि हम ये सोचें कि पूरी आबादी किसान परिवार में अगर जन्म लिया तो खेती ही करें, ये सोच ठीक नहीं है। मैं ये मानता हूं और ये मैं कहने में मुझे कोई झिझक नहीं है कि कृषि से जनसंख्या का जो भार है खेती के ऊपर, वो हमको धीरे धीरे कम करना पड़ेगा। जोत के आकार हमारे छोटे छोटे हैं,
1 हेक्टेयर तक के किसान हमारे यहाँ अगर आप देखेंगे जी। तो वो छोटे जो मार्जिनल फार्मर हैं, स्मॉल फार्मर है, उनकी संख्या 80% है। और इसलिए अगर कोई किसान परिवार से कोई बच्चा दूसरे किसी काम में जाता है तो उसको भी प्रोत्साहित करना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि खेती बिल्कुल बेकार है। तो खेती में लोग जुटे रहें, उसके लिए मैंने उपायों की आपके सामने चर्चा की है। लेकिन किसान परिवार से अगर 3 बेटे हैं या 2 बेटे हैं, एक खेती करेगा, एक दूसरी जगह जाएगा, क्योंकि 2 में वो खेती और बढ़ के और आधी हो जाएगी। कई बार बढ़ते बढ़ते वो घटती चली गई। तो इसलिए अगर कुछ लोग दूसरे काम में जाते हैं तो मैं मानता हूं कि इसमें बुराई नहीं है। लेकिन खेती हमारी प्राथमिकता इसलिए है कि जनसंख्या जो हमारे देश की है, बड़ी संख्या को रोजगार देने के काम से लगा के देश के अन्न के भंडार भी भरती है। अब कल के बजट में फल और सब्जियों की बात कही गई कि महानगरों के आसपास हम सब्जियों के और फल के क्लस्टर डेवलप करेंगे, बिना बिचौलिए के सीधे ताजा सामान उपभोक्ताओं के पास पहुंच जाए। तो उपाय अनेकों किए जा रहे हैं, वो जारी रहेंगे। शिवराज जी, हमने आपके विभाग की बात की, बतौर कृषि मंत्री आपसे बात की, लेकिन शिवराज सिंह चौहान संगठन के बड़े पुराने नेता है, संगठन में एक लंबा अनुभव आपका काम करने का। ये बताइए शिवराज जी, ये इस बार सीटें क्यों कम रह गई, क्या वजह आप मानते हैं? देखिए, मैं तो तीसरी बार 1962 के बाद ये पहली बार हुआ है जब एक सरकार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुमत प्राप्त हुआ शानदार, और तीसरी बार वो भारत के प्रधानमंत्री बने। ये अपने आप में चमत्कार है। लेकिन लोकतंत्र है ये, हम ये कैसे कह सकते हैं कि इतनी सीटें ही आए? हम प्लान करते हैं, सोचते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं, लेकिन आप कह तो रहे थे शिवराज जी की देखिए, लोकतंत्र में सीटें घटती और बढ़ती रहती है जी। सच ये है कि नरेंद्र मोदी जी लोकप्रिय बहुमत प्राप्त करके फिर तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री है। एनडीए को शानदार बहुमत प्राप्त है, ये सच है। इस सच को स्वीकार करना चाहिए। लेकिन एक परसेप्शन बनाने की कोशिश हुई। जिनको 99 सीटें मिली वो सीना फुलाए घूम रहे हैं। अब चिंदी से कोई बजाज एकदम नहीं बन जाता, सीटें घट सकती है, बढ़ सकती है। ये तो लोकतंत्र का आनंद है, इसमें क्या दिक्कत? लेकिन शिवराज जी, ये बताइए कि ये लोकतंत्र का आनंद, मध्य प्रदेश में तो पूरी सीटें जीत गए, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में जहां उम्मीद थी वहां उतनी भी नहीं जीत पाए, बताइए। और विपक्ष बार बार, अभी आपसे पहले अखिलेश यादव इसी मंच पे थे, मैंने उनसे पूछा कि आप अवधेश प्रसाद जी को अपने साथ बिठाते हैं, तो कहते हैं कि बीजेपी वालों ने बहुत तंग किया था। अब मैं उनको दिखाता हूं, ये देखिए, अयोध्या के सांसद मेरी बगल में बैठे हैं। ये कुंठा है जो प्रकट होती है। अब उनको प्रतीक बना के घूमे, मैं मानता हूं कि इससे कोई फायदा नहीं है। लोकतंत्र में किसी राज्य में कभी कम सीट मिली तो किसी राज्य में कहीं ज्यादा हो गई। उड़ीसा में हम कहीं थे ही नहीं। अब आप उड़ीसा में देखिए, 21 में से 20 सीट बीजेपी की आ गई, अकेली भारतीय जनता पार्टी की। आंध्र प्रदेश में हमने शानदार प्रदर्शन किया है। तेलंगाना में हमारी सीटें दुगनी हो गई है। तमिलनाडु में जितने वोट मिले लोग आश्चर्य कर रहे हैं। केरल में हमारा अकाउंट ओपन हो गया, खाता खुल गया है। मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, गुजरात में, दिल्ली में, आपके उत्तराखंड में, हिमाचल में हमने क्लीन स्वीप किया है। तो ऐसा नहीं है, हमने जो परिणाम लेके आए हैं वो सचमुच में अद्भुत और अभूतपूर्व है। सीटें तो किसी प्रदेश में बढ़ती है तो किसी में घटती है, उसमें क्या दिक्कत है? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या विपक्ष कह रहा है कि अब संसद में दिक्कत आ रही है आप लोगों को? संसद का रोज का कामकाज चलाने में दिक्कत आ रही है। कामकाज चलाने में अब आप वैसे बड़े और कड़े फैसले नहीं ले पाएंगे, इस पर क्या कहेंगे शिवराज जी? सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहूंगा कि विपक्ष का नकारात्मक रवैया ये देश के हित में नहीं है। ये पहली बार हमने देखा कि एक शानदार बहुमत के बाद चुने गए प्रधानमंत्री जी को 2 घंटे से ज्यादा वो बोले। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में चर्चा का उत्तर देते हुए लगातार उनके पास आके हल्ला मचाते रहे, शोर मचाते रहे। मैं मानता हूं कि ये कुंठा के अलावा और कोई दूसरी चीज नहीं है। लोकतंत्र होता है स्वस्थ बहस के लिए, लोकतंत्र होता है विचारों के आदान प्रदान के लिए। लोकतंत्र को में जनता भी बहुत गहराई से देखती है कि कौन क्या कर रहा है। कुंठित विपक्ष हर कार्रवाई को बाधित करने की कोशिश करता है। यह लोकतंत्र और विपक्ष के दोनों के लिए शुभ नहीं है। जहां तक सरकार का सवाल है, पूर्ण बहुमत की सरकार का
एक ही लक्ष्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक समृद्ध भारत, एक संपन्न भारत और एक शक्तिशाली भारत का निर्माण। और भारत के बढ़ते हुए कदम आज ये कह रहे हैं कि भारत अब रुकने वाला नहीं है, थपने वाला नहीं है। हम नहीं कहते, अब जमाना कहता है। लेकिन शिवराज जी, ठीक है, और 2047 तक मोदी जी के नेतृत्व में आप देखिएगा विकसित भारत का निर्माण होगा। मैं स्वामी विवेकानंद के कुछ शब्दों को आपके सामने उद्धृत कर रहा हूं जी। उन्होंने कहा था, बहुत पहले, 100 साल से ज्यादा हो गए, उन्होंने कहा था, सुदीर्घ रजनी समाप्त हुई जान पड़ती है, महानिशा का अंत निकट है। जो अंधे हैं वो देख नहीं सकते, जो बहरे हैं वो सुन नहीं सकते, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं कि भारत माता एक बार फिर से अंगड़ाई लेके खड़ी हो रही है और विश्व गुरु के पद पर आधीन हो रही है। एक नरेंद्र ने कहा था, स्वामी विवेकानंद जी ने, दूसरे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये पूरा होगा, ये पूरा हो रहा है। ठीक है, ये आपने बड़ी बात कही शिवराज जी, और आप कह रहे हैं कि बजट देश को आगे बढ़ाने वाला, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि कुर्सी बचाने वाला बजट है। बिहार और आंध्र प्रदेश को खूब एलोकेशन किया इस बजट में, और मध्य प्रदेश और यूपी देखते रह गए। ये जितने उपाय मैं खेती के लिए बता रहा था जी, ये पूरे देश के किसानों के लिए है, केवल एक प्रदेश के लिए नहीं है जी, सारे प्रदेशों के लिए है। बजट को ओवरऑल देखना चाहिए। बजट में जो प्रावधान किए गए वो पूरे देश के लिए किए गए। तो राहुल जी क्यों नहीं आपकी बात समझ रहे, आप ये बताइए। अब वो समझ जाएंगे तो कहेंगे क्या? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो अब वो कह रहे हैं तो कहते रहे। कई बार वो अगर मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते हैं भविष्य के तो वो देखते रहें, लेकिन जनता सारा सच जानती, कांग्रेस का भी और राहुल बाबा का भी। शिवराज जी, चुनौतियां लगातार सामने हैं। अभी लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ, अब सामने विधानसभा का चुनाव है, महाराष्ट्र का चुनाव है, हरियाणा का चुनाव है, जहां के आप प्रभारी भी रह चुके हैं कभी संगठन में, जब वहां पे संगठन की बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी। झारखंड का चुनाव है, जहां के अब आप प्रभारी हैं। तो क्या उम्मीद है, आपको लगता है कि वहां पर स्थितियां बेहतर होंगी, झारखंड में वापसी कर पाएंगे? एक तो किसी चीज को हम चुनौती मानते नहीं है। चुनाव चुनौती नहीं है, चुनाव लोकतंत्र का उत्सव है। चुनाव आए तो चुनाव लड़ेंगे और लड़के जीतेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? झारखंड में, क्योंकि मैं झारखंड का प्रभारी हूं और झारखंड के अलावा मैं बाकी राज्यों में गया नहीं चुनाव के लिए जी, लेकिन मैं झारखंड के बारे में पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं, इंडी गठबंधन की सरकार के कुशासन के कारण, उनका भ्रष्टाचार और नोटों के पहाड़ बरामद हो रहे हैं, 350 करोड़ रुपया मिल रहे हैं, मंत्री के घरों से निकल रहे हैं, बालू वहां बाल्टी में बिक रही है। तो आप ये मानिएगा कि वहां कुशासन का अंत होने वाला और भाजपा की सरकार बनने वाली है। शिवराज जी, एक बात और बताइए, आप ये आपको गुस्सा आता है वैसे? गुस्सा क्यों करें जी? हम सबसे प्यार करो। तो इतनी साल से हम आपको देख रहे हैं, तो आप कह रहे हैं सबसे प्यार करो। ये मैं मध्य प्रदेश की बात करूंगा, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, ये केंद्र सरकार पर तो खूब बरसते हैं, मोदी जी पर खूब बरसते हैं, लेकिन ये क्या आपकी मुस्कुराहट के कायल हैं या क्या कहें इसको आप? मोदी जी, उनकी आशाओं पर तुषारापात अगर हुआ है तो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के कारण हुआ है। लोकतंत्र में इसको लेना चाहिए था खिलाड़ी भावना के कारण। उनको लगता है कि हम सत्ता से बाहर हैं तो उसका कारण मोदी जी हैं, इसलिए अपनी कुंठा निकालते रहते हैं। इसको, इसके अलावा कुछ नहीं कह सकते। तो लोग तो कहते हैं कि आपने तो कमलनाथ जी को भी ले आए थे, आप बीजेपी में बस बात बनते बनते रुक गई। आज बता दीजिए शिवराज जी, अब तो चुनाव भी खत्म हो गए, मध्य प्रदेश में चुनाव भी नहीं है। ये राज की बात है। अब कोई राज तो खोल दीजिए शिवराज जी, दिल्ली में कोई राज तो खोल दीजिए। दिल्ली में आप कुछ राज ऐसे मुस्कुराइए, दिल्ली में, मध्य प्रदेश में तो मुस्कुराते ही रहे हैं। राज को राज रहने दो। तो संभावना अभी भी है, मतलब कहा जाए? नहीं, मैं नहीं कहता, वो इसके बारे में तो वो ही बता पाएंगे। तो वो तो बताते, वो तो देखते रह गए। सामने पता लगा, कभी खबर आ रही थी कि सुरक्षा भी मिल गई है, वो दिल्ली आ गए हैं, लेकिन अचानक पता नहीं कहां चले गए। अब ये तो मीडिया और वो बता पाएंगे, लेकिन इतना जरूर है कि मध्य प्रदेश की हार के बाद जी, क्योंकि कांग्रेस के कई मित्रों ने शपथ ग्रहण के लिए सूट भी सिला लिए थे और ये कहते थे कि हमारी तो सरकार आ रही है। आप लोगों को भी भरोसा नहीं था पहले, तो ऐसा लगता था कि लोग यही कहते थे कि अब मध्य प्रदेश बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन है। दिल्ली का वातावरण ऐसा बन गया था। लेकिन एबीपी के मित्र भी जो मध्य प्रदेश आते थे जी, मैं उस समय भी कहता था
कि मध्य प्रदेश में हम शानदार बहुमत की सरकार बनाएंगे, 150 से कम सीट हमारी नहीं आएगी। तब लोग मानते नहीं थे। हाँ, हालांकि सर्वेस बिल्कुल सही कह रहे हैं हम, तो हमारे तमाम एग्जिट पोल में तो खुद कह रहा हूं इस बात को, हाँ। कि वो इशारा कर रहे थे कि नहीं शायद परिवर्तन हो रहा है, लेकिन आप बिल्कुल कंफर्म। मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट था, लेकिन इस चक्कर में कांग्रेसी आ गए कि अब तुम्हारी सरकार बन रही है, तो सूट सिला लिए, शपथ की तैयारी कर ली, और इसके बाद सरकार नहीं बनी तो इतने निराश हो गए कि इधर उधर रास्ता देखने लगे कब कहां जाएं। और जिन जिन का आपको पता चला सूट सिलवाए, उनको आपने बीजेपी ज्वाइन करवा ली। कई मित्र तो आए ताकि कपड़ा बर्बाद ना हो किसी का। शिवराज जी, शिवराज जी ये बताइए मुझे कि मध्य प्रदेश की राजनीति की अभी हम बात कर रहे थे, मैंने सीटों का जिक्र किया, मैंने उत्तर प्रदेश की बात भी की, कि हिंदुत्व की बात पर मैं आऊंगा। मैं इसलिए आपसे बात कर रहा हूं क्योंकि आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े, आप विचार परिवार से जुड़े हुए हैं संगठन में। हिंदुत्व की बात हुई, राम मंदिर की बात हुई, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो नतीजे इस बार आए पूरे देश भर में चर्चा का विषय है। तो ऐसा क्या आपको लगता है कि मध्य प्रदेश में आपने कहा भव्य राम मंदिर बनेगा, राम मंदिर बन गया, आप लोगों ने संघर्ष भी किया, राम मंदिर आंदोलन लड़ा और आप भी उस आंदोलन में शामिल रहे हैं, लेकिन क्या हुआ? मतलब राम लला नाराज हो गए या क्या हुआ? रोहित जी, मैं एक बात बड़ी विनम्रता और दृढ़ता के साथ कह रहा हूं, भगवान राम हमारे लिए कभी भी चुनाव का मुद्दा नहीं रहे, हमारी आस्था का और श्रद्धा का विषय है। और हिंदुत्व भी चुनाव का मुद्दा नहीं है। हिंदुत्व क्या है? मैं कई बार कहता हूं, हिंदुत्व को ढंग से जानो तो एकम सद विप्रा बहुधा वदंती हिंदुत्व है, आत्मवत सर्वभूतेषु हिंदुत्व है, सबको अपने जैसा मानो, जियो और जीने दो हिंदुत्व है। हम लोगों ने वो श्लोक कई बार पढ़ा है और सुना है, अयम निजा परो वेत्ति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। ये तेरा है, ये मेरा, ये सोच छोटे दिल वालों का होता है जी। जो विशाल हृदय के होते हैं वो तो कहते हैं सारी वसुधा ही, सारी पृथ्वी ही एक परिवार है। ये हिंदुत्व है। और आगे बढ़ा के मैं कहूंगा, धर्म की जय हो। धर्म का मतलब अच्छी चीजों की जय हो और बुराइयों का नाश हो, अधर्म का नाश हो, और प्राणियों में सद्भावना हो। मनुष्य मात्र में नहीं, प्राणियों में सद्भावना हो, हिंदुत्व है। और विश्व का कल्याण हो, हिंदुत्व है। सर्वे भवन्तु सुखिना हिंदुत्व है। सर्वे संतु निरामया हिंदुत्व है। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु हिंदुत्व है। तो ये हिंदुत्व अलग है, श्रद्धा का विषय, आस्था का विषय, जो दुनिया को दिशा देता है। और इसलिए हमारे लिए चुनाव का मुद्दा कभी नहीं रहा। जी शिवराज जी, एक और सवाल आपके मंत्रालय से जुड़ा नहीं है, लेकिन आपसे बिल्कुल सीधा जुड़ा हुआ। मैं सीधा इसलिए कह रहा हूं, वैसे तो सब लोगों को पता होगा, शिवराज जी तमाम संगठनों में रहे, विद्यार्थी परिषद में भी रहे शिवराज सिंह चौहान जी। और शिवराज जी, जब आप परिसरों में, महाविद्यालय परिसरों में काम करने जाते रहे अपने कार्यकाल के दौरान, तो आपने भी एक नारा जरूर लगाया होगा, लगाया ही है, कि ठीक करेंगे 3 काम, प्रवेश, परीक्षा और परिणाम। सरकार आपकी है, नीट का विवाद सामने आ गया, और ये 3 ही चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है पूरे देश भर में। विद्यार्थी परिषद आपका संगठन बिल्कुल सही बात कहता है कि 3 काम ठीक करने की जरूरत है देश में। प्रवेश यानी एंट्रेंस की व्यवस्था ठीक हो जाए, परीक्षा एग्जामिनेशन ठीक हो जाए, और रिजल्ट सही तरीके से आ जाए। लेकिन आज भी शिवराज सिंह चौहान, आज जिसे कहा जाए विश्वविद्यालय से या महाविद्यालय की चौहद्दी से बाहर आके संसद में बैठे हैं, लेकिन आज भी वही स्थिति है। आज भी विश्वविद्यालय परिसरों में, महाविद्यालयों में यही नारा गूंज रहा है। ठीक ही तो कर रहे हैं भाई, ठीक ही कर रहे हैं। पहले राज्यों में क्या होता था, अलग अलग राज्यों में एंट्रेंस एग्जाम का, कहीं डीमेट के नाम पर, कहीं पीएमटी के नाम पर, नीट के माध्यम से प्रयास हुआ ठीक करने का। जहां गलती हुई, किसी ने गड़बड़ की, उसको सजा होगी, लोग पकड़े गए हैं। और अब हमने नहीं, कल माननीय जो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है, वो सरकार की ठीक करने की मंशा को प्रकट करता है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, मैं सोचता हूं कि उसको कहने के बाद और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। और जल्द स्थितियां बेहतर होंगी शिवराज जी, और पारदर्शिता बहुत बेहतर हुई है जी। मैं ये कह रहा हूं जिम्मेदारी के साथ, बहुत बेहतर हुई है। शिवराज जी, अब इस बातचीत के आखिरी दौर में मैं एक बार फिर से पिछली बात करूंगा कि जब आप मध्य प्रदेश गए, उससे पहले आप दिल्ली में ही आप काम कर रहे थे, तो अब दिल्ली कितनी बदली हुई नजर आती है संगठन के लिहाज से, काम करने के तरीके से? देखिए, आप देखेंगे 10 साल में जी, केवल दिल्ली नहीं, देश बदला है। देश बदला है। भारत का मान सम्मान और भारत के नागरिकों में भी इस बात का अभिमान
कि हमारा देश तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो बहुत कुछ बदला है और बाकी बदलने वाला है। एक और मुझे बात याद आ गई शिवराज जी, आपने मध्य प्रदेश में योजना शुरू की, लाडली बहना योजना। पूरे देश भर में चर्चा है, पूरे देश भर में, पूरे जिसे कहा जाए चुनाव का नैरेटिव बन गया लाडली बहन योजना। अभी आपकी सहयोगी पार्टी महाराष्ट्र में देख रहे हो लाडला भाई योजना की शुरुआत करने जा रहे हैं। ये बहनों तक तो ठीक थे, जो बेरोजगार युवा है उनको भी उन्होंने कहा कि हम उनको कुछ देंगे, भत्ता देंगे, और नाम दिया लाडला भाई। मैं उनको बहुत बधाई देता हूं। तो ये आपकी सलाह थी या उनका अपना विवेक? मध्य प्रदेश में एक योजना और हमने बनाई थी, लेकिन लाडली बहना की आंधी में उसकी चर्चा नहीं हुई। वो थी मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना। मैं हमेशा से ये कहता रहा हूं कि बेरोजगारी भत्ता समाधान नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है। हमने इसलिए योजना बनाई थी मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ। उसमें हमने तय किया था, एक तरफ हमारे स्किल्ड मैन पावर की कमी है, दूसरी तरफ इंडस्ट्रीज को देखें, या केवल इंडस्ट्रीज की बात नहीं करता मैं, तो दूसरे कामों के लिए भी स्किल्ड मैन पावर नहीं मिलती। और इसलिए हमने ये योजना बनाई थी कि हमारे बच्चे काम सीखने अलग अलग कंपनीज में जाएंगे, केवल कंपनीज में नहीं। अगर कोई टेलर की दुकान पे भी जाता तो सिलाई का काम सीखेगा, तो अलग अलग काम सीखेंगे। काम सीखने के बदले उनको 8,000 रुपया महीना दिए जाएंगे, और जब साल भर तक वो काम में ट्रेंड हो जाएंगे तो या तो वहीं परमानेंट जॉब मिलेगा या वो अपना काम शुरू करेंगे। महाराष्ट्र ने भी ऐसी योजना प्रारंभ की है। मैं महाराष्ट्र को बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि बेरोजगारी भत्ता नहीं, लोगों को काम सिखाओ। हमारा नौजवान भी नहीं चाहता कि वो बेगारी पाएं, उनको काम चाहिए, और काम के लिए अगर वो स्किल्ड होना उनका जरूरी है, स्किल्ड हो गया तो अपने आप काम मिल जाएगा। शिवराज जी, आपका जो काम करने का तरीका है, हर बार नवाचार, कुछ नया करना है, और एक छाप भी छूटती है, उससे जाहिर सी बात है। अब बतौर कृषि मंत्री फिर कोई लक्ष्य आपने सामने रखा है? क्योंकि मध्य प्रदेश में कई ऐसी चीजें हैं जिनका जिक्र आज भी हो रहा है और कई सालों तक होता रहेगा। लक्ष्य एक ही है, मैंने जो बताया प्रारंभ में ही। नंबर 1, किसान का कल्याण, उसकी आय बढ़ाने का काम। देश के केवल अन्न के भंडार नहीं, अब हम इस समय बासमती राय जो चावल है उसको हम लोग निर्यात करते हैं। 46,000 करोड़ रुपए का चावल हमारे यहां से एक्सपोर्ट होता है। हम गेहूं के भंडार भी भर रहे हैं, और सरबती गेहूं जैसा एमपी वीट के नाम पे आपने सुना होगा जी, वो भी एक्सपोर्ट क्वालिटी का है। हम फल सब्जियां इतनी पैदा करें कि हमारे देश की जरूरत पूरी करने के साथ साथ दुनिया को भी हम सप्लाई करें, भारत को फूड बास्केट बनाए पूरी दुनिया का, यह हमारा संकल्प है। और किसानों के कल्याण के साथ साथ देश के अन्न के भंडार भरने के साथ साथ तीसरी चीज यह है कि जो अन्न फल और सब्जी पैदा हों वो मनुष्यों के लिए भी हितकारी हों, नहीं तो कई रोगों का घर बन जाता है, विशेषकर पेस्टिसाइड्स वगैरह के कारण। जी बिल्कुल। और दुनिया के लिए भी उपयोगी हो, और सॉइल हेल्थ, धरती का स्वास्थ्य भी बना रहे। तो ये हमारी अलग अलग जो 3 प्रकार के हमारे उद्देश्य हैं, उनको साथ मिला के हम काम कर रहे हैं। अब शिवराज जी, आखिर में मुझे आपसे 2 और बातें करनी है। एक तो सवाल है और एक आग्रह है। सवाल का जवाब आप देना ना देना आप जाने, लेकिन आग्रह मैं करूंगा तो उससे तो मुझे उम्मीद है कि आप उसको जरूर पूरा करेंगे। सवाल ये है, आखिर में विपक्ष जो बार बार बात कह रहा है, विपक्ष को क्या कहना चाहेंगे? बजट को लेकर सवाल हो या पूरे आप लोगों की राजनीति पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। विपक्ष का कहना है कि देश बदल रहा है। आप लोग ने जो तमाम बातें अब तक कही पिछले 10 सालों में, अब देश उससे इतर आगे बढ़ रहा है, उसका जनादेश है। विपक्ष इस तरह से इस बार के मैंडेट को, जनादेश को परिभाषित कर रहा है, क्या कहना है? देखिए, जनादेश पूरा देश और दुनिया जानती है कि जनादेश क्या है। जनादेश है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत विकसित भारत बने और भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन कराए। ये जनादेश है। ये जनादेश इसलिए रूस का सर्वोच्च सम्मान, अभी प्रधानमंत्री गए थे रूस, तब उनको मिला। तो जनादेश क्लियर है। विपक्ष को मेरी अपील यही है कि लोकतंत्र में स्वस्थ संवाद होना चाहिए, डिबेट होना चाहिए, बहस होना चाहिए, सुझाव और सलाह आना चाहिए। हम लोग दुश्मन नहीं हैं। वैचारिक मतभेद हम में हो सकते हैं, लेकिन हम दुश्मन थोड़ी है कि हम चलने ही नहीं देंगे, हम होने ही नहीं देंगे। सारी चीजें ठीक दिशा में चले। विपक्ष के रचनात्मक सुझावों का स्वागत है, और मिलके अंततः हम काम किसके लिए करते हैं? तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन उद्देश्य तो एक ही है ना, हमारे देश को आगे बढ़ाना, हमारी जनता का भला और कल्याण। तो मिलके इसके लिए काम करें। कम से कम तो अपना विचार प्रकट करें, अपने सुझाव दें, सलाह दें। असहमति है तो उनके पास
लोकतंत्र में जो हथियार है सरकार के खिलाफ वो भी हैं, लेकिन दुश्मन ना माने। जिस ढंग का व्यवहार विपक्ष कर रहा है जी, वो सचमुच में शोभनीय नहीं है और शुभ भी नहीं है। तो शिवराज जी, आखिर में जिस आग्रह की मैं बात कर रहा हूं वो यही था कि इस मौजूदा जो सियासी माहौल, इस पे 2 पंक्तियां जरूर गुनगुनाइए, क्योंकि हमें पता है बहुत अच्छा आप गाते हैं, गुनगुनाते हैं। जरूर चाहूंगा जोरदार तालियां इस बात के लिए शिवराज जी के लिए। सियासत 2 पंक्तियां जरूर, ये आग्रह है शिवराज जी। सियासत में कहां पंक्तियां दोहराते हैं, और मैं तो राजनीतिक हुई थोड़ा कम जी। बस यही अपराध मैं हर बार करता हूं, आदमी हूं आदमी से प्यार करता हूं। एक पंक्ति और शिवराज जी, कोई भी गुनगुना के जरूर, और फिर हम अंत करेंगे सत्र का बड़े कंस्ट्रक्टिव रचनात्मक तरीके से जिसका जिक्र आप कर रहे हैं। मैं बसाना चाहता हूं स्वर्ग धरती पर, आदमी जिसमें रहे बस आदमी बनकर, उस नगर की हर गली तैयार करता हूं, आदमी हूं आदमी से प्यार करता हूं। वाह, क्या बात। बहुत बहुत शुक्रिया शिवराज सिंह चौहान साहब आपका एबीपी न्यूज से बातचीत करने के लिए। आपको भी रोहित जी और एबीपी परिवार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। तो शिवराज सिंह चौहान हमारे साथ मौजूद थे, देश के कृषि मंत्री, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, और उनका साफ कहना है कि बजट, वो बार बार ये कह रहे हैं कि देश को आगे बढ़ाने वाला है, और विपक्ष जो तमाम बातें कह रहा है उनका कहना है कि विपक्ष का ये सिर्फ दुष्प्रचार है। तो फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी एबीपी न्यूज पर शिखर सम्मेलन जारी।